राधा सुबह सुबह सबके लिए चाय बना रही थी। तभी कमला, अरे बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी, अभी आई। यहाँ सुबह से भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं और इस महारानी ने अभी तक चाय नहीं बनाई। पता नहीं इसके घर वालों ने क्या सिखाकर भेजा है। राधा जैसे ही चाय छानने के लिए बर्तन उठाती है, तभी उसके हाथ से चाय का बर्तन नीचे गिर जाता है। अरे क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी। तुरंत कमला किचन में आकर देखती है कि सारी चाय जमीन पर फैली हुई है। हे भगवान, सुबह सुबह एक और नुकसान। माँ जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। बस बस रहने दे बहू, चाय हम बना लेंगे। तू बस बर्तन साफ किया कर। याद रहे, मैंने बर्तन साफ करने को कहा है, तोड़ने फोड़ने को नहीं। अपने मायके से तो एक बर्तन भी नहीं लाई और यहाँ महारानी एक के बाद एक बर्तन तोड़े जा रही है। कान खोलकर सुन ले बहू, इस घर में रहना है तो ढंग से काम करना होगा, वरना अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जाए इस घर से। आखिर राधा के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। ये कहानी है सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की। गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। उस घर में रहते थे गांव के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज, उनकी पत्नी कमला और उनका इकलौता बेटा किशन। किशन शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा था। एक शाम सेठ धनराज अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया हरिराम मिला। और भाई धनराज, कैसे हो? बस मुखिया जी, भगवान की कृपा है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है? कहीं नजर ही नहीं आता। बस मुखिया जी, मेरा बेटा घर पर ही रहता है। दिल का इतना साफ और नेक है कि हर कोई उसकी तारीफ करता है। सच कहूं तो उसमें मेरे ही संस्कार और परवरिश साफ झलकती है। मेरे हिसाब से अब तुम्हें किशन की शादी कर देनी चाहिए। हाँ मुखिया जी, मैं भी यही सोच रहा हूं। अगर कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं किशन का ब्याह कर दूं। लड़की है ना, अपने दीवान साहब की बेटी राधा बहुत ही सुंदर और नेक है, किशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दीवान साहब का नाम सुनते ही धनराज के मन में लालच आ गया और वो बोला, अरे दीवान साहब की बेटी। अगर तुम कहो तो मैं दीवान साहब से रिश्ते की बात कर लेता। अरे मुखिया जी, दीवान साहब की बेटी से कौन रिश्ता नहीं करना चाहेगा। तो फिर ठीक है, मैं कल ही दीवान साहब के घर रिश्ता लेकर जाता हूँ। ये कहकर मुखिया अपने घर की ओर चल दिया। धनराज घर पर जाकर कमला को सारी बात बताता है। फिर कमला खुशी से कहती है, अजी, अजी तुम ठीक तो कह रहे हो ना? दीवान साहब की बेटी, इसका मतलब किशन की शादी में हमें बहुत दहेज मिलने वाला है। अरे भाग्यवान, हमारे तो नसीब ही खुल गए। मेरे हिसाब से तुम्हें दीवान साहब से दहेज की बात भी कर लेनी चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हमें बिना मांगे ही बहुत सारा दहेज मिलेगा। दीवान साहब कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी हैं, पूरे गांव में नाम है उनका। ये कहकर धनराज कमरे से बाहर चला गया। कमला लालच में डूबी यही सोचती रही कि अगर किशन की शादी में इतना दहेज मिला तो गांव में उनका कितना नाम होगा। अगली सुबह मुखिया धनराज के घर आता है और कहता है, अरे भाई धनराज, शादी की तैयारियां करो। धनराज खुशी से झूम उठता है और कहता है, आपका शुक्रिया मुखिया जी, जो आपने हमारे किशन का विवाह दीवान साहब के यहाँ। चौधराइन की तो किस्मत ही चमक गई। बहू के साथ साथ तिजोरी की चाबी भी हाथ आ गई। आए ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दहेज के अगर हम इतने ही लालची होते तो मुंह खोल के ना मांग लेते। किशन के बापूजी ने तो साफ साफ कह दिया था, इच्छा हो तो दीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। हमें तो बस अपनी बहू रानी चाहिए। सुनिए सुनिए जी, दहेज कैसा मिला? ठीक है ठीक है। माँ, बापूजी कुछ खुश नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज कम मिला हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बहू रानी का बाप कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, दीवान साहब है। अरे हाथी मरता है तो गधे से ऊंचा होता है। दहेज में कोई कमी नहीं की होगी उन्होंने। लेकिन माँ, बापूजी तो। ओहो, छोड़ उनकी बात।
उनका मुंह तो हमेशा से ही पुरानी घड़ी की तरह लटका हुआ रहता है। देखते ही देखते किशन और राधा की शादी बड़े ही धूमधाम और खुशियों के साथ संपन्न हो जाती है। एक दिन राधा अपने मायके से अकेली ही ससुराल आ जाती है। दीदी, आप अभी तक ससुराल नहीं गई? कोई लेने आएगा तभी तो जाऊंगी। मैं कोई ऐसे वैसे घर की नहीं कि खुद ही अपना सामान उठाकर बेशर्मों की तरह चली जाऊं। इस तरह तो अगर ये जाना भी चाहेगी ना तो भी नहीं भेजूंगी। अरे हमारे घर कोई खाने पीने की कमी है क्या जो हमें ये बोझ लगेगी? क्यों बहू, तुम्हें कोई पहुंचाने भी नहीं आया? दीवान साहब ने जवान लड़की को अकेले ही भेज दिया। भाई, खानदानी लोगों की बात ही निराली होती है। सभी के ताने सुनने के बाद बेचारी राधा अपने कमरे में आ जाती है। आप इस तरह हमें अचानक छोड़कर चले आए। मैं तो बुरी तरह घबरा गई थी। पता नहीं क्या हो गया। दीवान साहब से नहीं पूछा कि क्या हुआ? पिताजी की जो हालत है वो उन्होंने आपको बता ही दी। वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुझे क्या मालूम था कि वो अंदर से इतने खोखले हैं, वरना एक इंजीनियर को 10-15 लाख देने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने तो दहेज की बात बिल्कुल नहीं की थी। सोचा था दीवान साहब है, बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। वो अपना मकान गिरवी क्यों नहीं रखते थे? उसे तो गिरवी रखा जा चुका है। उसी से तो हमारी शादी हो पाई है। उसे बेचा भी तो जा सकता है। तो फिर रहेंगे कहाँ? और अभी मधु की शादी भी तो करानी है। अगर सबको अपनी अपनी चिंता है तो रहे। मैं भी वही करूंगा जो मुझे समझ में आएगा। तो क्या रुपयों के अलावा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं? नहीं, हम कम पैसों में भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकते हैं और वक्त आने पर अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं। वक्त आता नहीं, लाया जाता है। इतना कहकर किशन गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ जाता है। कमला किशन को गुस्से में देखकर समझ जाती है कि कोई ना कोई बात जरूर है। जरूर इस महारानी ने ही कुछ कहा होगा। अब इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुना तुमने? तुम्हारे बेटे ने बाल्टी को कुएं में लटका कर देख लिया, पर चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला जिसमें तुम डूब के मर सको। हर बात घूम फिर के मुझ पर ही क्यों आ जाती है? क्योंकि तुम्हें शौक चल रहा था ना दीवान साहब का समधी बनने का। अरे सुनने हो या बहरे हो गए हो? अरे हो सकता है बहू कुछ शुभ समाचार लाई हो। शुभ समाचार लाती ना तो किशन उसके कमरे से गुस्से में बाहर नहीं निकलता। अब तो मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आता। तुम ना बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हो। वो कैसे? अरे तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई? उसका पत्थर सूट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें दूसरा पत्थर लगाने को दिया है। बहू भी सूट नहीं कर रही है, अब इसका क्या करें? बहू और पत्थर में बहुत फर्क है। पत्थर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन बहू वो खुद ही निकल जाएगी। वो कैसे? अरे पानी भी बूंद बूंद गिरे तो पत्थर कट जाता है, और अपनी बहू तो मिट्टी की बनी है, पहली बारिश में ही गायब हो जाएगी। शाम को कमला राधा के कमरे में आती है और कहती है, बहू, ज्योति के सिर में इतना दर्द है कि वो तड़प रही है, इसलिए आज का खाना तुम ही बनाना। जी माँ जी। जब राधा सबके लिए खाना बनाकर टेबल पर रखकर किचन में जाती है तो कमला चुपचाप से खाने में नमक डाल देती है। जब सभी के लिए खाना परोसा जाता है, फिर कमला सभी के सामने खाना चखती है। बहू, तुम्हारा बस चले तो हमें जहर खिला दो। क्या हुआ माँ जी? सब्जी में इतना तेज नमक करके महारानी पूछ रही है। क्या हुआ माँ जी? माँ जी, मैंने तो सब्जी में थोड़ा ही नमक मिलाया था। तो क्या मैंने सब्जी में नमक मिला दिया? मुझे क्या पता माँ जी। यहाँ खड़े खड़े जुबान लड़ा रही है। तेरे घर वालों ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? फिर जैसे ही किशन खाना चखता है, इतना नमक। इतना नमक? बहू, जब तुमसे खाना बनाना नहीं आता तो फिर बनाया क्यों? सारा स्वाद खराब कर दिया। सभी के ताने सुनने के बाद राधा अपने कमरे में आकर रोने लगती है। तभी कमला गुस्से से कमरे में आती है। अरे ओ महारानी, यहाँ कमरे में आराम कर रही है, बर्तन क्या तेरी माँ कर धोएगी? माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल बर्तन धो दूंगी। महारानी की तबीयत खराब हो रही है? कान खोलकर सुन ले बहू, बर्तन तो तुझे ही धोने होंगे। ठीक है माँ जी, मैं जाकर बर्तन धो लेती हूँ। राधा किचन में आती है और चुपचाप बर्तन धोने लगती है। काम करते करते उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, हाथ कमजोर पड़ जाते हैं और देखते ही देखते राधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है।
तभी वहाँ ज्योति आकर देखती है कि राधा जमीन पर बेहोश। माँ जल्दी आइए, देखिए भाभी को क्या हो गया है। कमला जैसे ही किचन में आती है वो देखती है कि राधा जमीन पर बेहोश पड़ी है। अरे इस महारानी को क्या हो गया? कहीं काम से बचने के लिए बहाने तो नहीं बना रही? नहीं माँ, ये सच में बेहोश हो गई है। हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना होगा। कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर को बुलाने की। इसे इसके कमरे में ले जाकर लेटा दो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। ज्योति राधा को उसके कमरे में जाकर लिटा देती है। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन राधा को होश नहीं आता। फिर कमला ज्योति से कहती है, अरे जाकर देख महारानी को होश आया या नहीं, या फिर ऐसे ही बहाना बनाकर पड़ी है। ज्योति राधा के कमरे में आकर देखती है कि उसे अभी तक होश नहीं आया। फिर वो तुरंत कमला को आवाज देती है, माँ जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? माँ, भाभी को रात से सुबह हो गई, लेकिन अभी तक होश नहीं आया। माँ, अब हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर राधा की हालत देखकर कमला से कहता है, बहन जी, आपने इनके इलाज में बहुत देर कर दी। इनकी हालत अब बेहद नाजुक है। अगर रात में ही इलाज हो जाता तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था। इन्हें ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी थी जिसका परिलाज बहुत जरूरी था। अब इन्हें बचाना मुश्किल है। आप इनका ख्याल रखें, इनके पास रहें। अब इन्हें दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद राधा की मृत्यु हो जाती है। राधा को मरा देखकर कमला जोर जोर से रोने लगती है। हाय मेरी बहू, मुझे कहाँ छोड़कर चली गई। मैंने तो कभी तुझसे घर का काम भी नहीं कराया, फिर भी तू मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो तुझे अपनी बेटी की तरह रखा था। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी।